अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, हम आज फलों के बादशाह पर बात करेंगे और बादशाह सलामत आने वाले हैं। फल जो है वो हमारे पास बड़ा वाफिर दस्तयाब है, हर किस्म का फल, और उसमें से एक फल जो है वो आम है। और आम की पहचान जो है वो इस खित्ते से जुड़ी हुई है। जब भी जनूब पंजाब का नाम आता है, मुल्तान का नाम आता है, रहीम यार खान का नाम आता है और इसके इर्द गिर्द के जो अजला हैं, तहसीलें हैं, उनका नाम आता है तो आम का जिक्र आता है। आपके जो भूले बिसरे दोस्त होते हैं जो दीगर शहरों में रहते हैं, दीगर इलाकों में रहते हैं, जब भी ये सीज़न आता है तो वो आपको याद करते हैं, आपसे राब्ते बहाल करते हैं और आप भी कोशिश करते हैं कि चाहे आपके लिए आम खुद दस्तयाब हो ना हो, आप आम ख़रीद कर कहीं ना कहीं से हासिल करके अपने दोस्तों को मुल्क भर में भेजते हैं और दुनिया भर में भेजते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त रिवायत है जो इस खित्ते की है और ये रिवायत जो है बरसा बरस से ऐसे चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है और यहाँ के लोग इस रवायत को बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन आम की फसल का जहाँ हमारे काश्तकारों को शिद्दत से इंतज़ार होता है, इसी तरह वो सारे दोस्त भी जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं और बड़ा वक्त से पहले पूछना शुरू कर देते हैं कि आम का क्या बना, कब आ रहा है जी, वो आम का सीज़न आ गया है जी, आप किधर हैं। तो आम का सीज़न आ रहा है और सीज़न आने से पहले चंद बुरी ख़बरें भी जो है वो आम के सीज़न के साथ जुड़ गई हैं कि आम के हवाले से इतलात आई हैं कि उस पर तेले का हमला हुआ है, शदीद हमला है और उसकी वजह से फसल को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। फिर अचानक गर्मी पड़ी है, हीट स्ट्रेस से उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। तो ये सारे मौज़ूआत हैं जिन पे हम आज बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद है डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब। आप एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं और ज़राअत को बेहतर अंदाज से समझते हैं, फसलों के साथ साथ जो है फलों को, सब्जियों को भी बेहतर अंदाज से जानते हैं। उनसे पूछेंगे कि इस वक्त आम की फसल कैसी है और जो बीमारियां अटैक कर रही हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। दूसरे मेहमान मौजूद हैं शाहिद हमीद भुट्टा साहब। आप सीनियर तजियाकार होने के साथ साथ जो है एक प्रोग्रेसिव मैंगो ग्रोअर हैं, आम की काश्त करते हैं, नर्सरी भी लगाते हैं, आम के बागात भी हैं इनके, और कोशिश करते हैं कि वैल्यू एडिशन भी करते हैं और ख़ास तौर पर जो इनकी प्रोड्यूस है उसको भी बेहतर अंदाज से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, दुनिया भर में भेजते हैं। उनसे जानेंगे कि वाकई अमली तौर पर इस वक्त जो है काश्तकार कैसे महसूस कर रहे हैं कि आम की फसल कैसे खड़ी है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। मुस्तफा साहब, आप खैरियत से हैं? ये बताइएगा कि आपको भी इंतजार होगा आम का, खुद भी खाते हैं, बस सिर्फ लोगों को खुश करते रहते हैं? नहीं, मेरा फेवरेट फ्रूट है। फेवरेट है? हाँ जी। अच्छा, बल्कि इस पर कोई बहुत सारी तहकीक हुई और ये लोगों को बताया गया है। अब डॉक्टर्स बता रहे हैं, एक तो डॉक्टर किसी ज़माने कहते हैं कि जी ये देसी घी नहीं खाना, फिर कहते हैं खा ले, फिर कहते हैं जी अच्छा जी ये फ्रूट नहीं खाना, फिर कहते हैं खा ले। तो आम के बारे में भी यही था कि आम जो है वो शुगर वालों को बड़ा नुकसान देता है, लेकिन अब न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नहीं, आम के अंदर जो है फ्रुक्टोज है वो इतना नुकसान नहीं देता और वो शुगर के लिए, बल्कि अगर वो अच्छा ज़्यादा खा लें तो वो हेल्पफुल भी है। लेकिन इस पे हम कमेंट नहीं करते क्योंकि हम इस शोबे से वाबस्ता नहीं रखते, वाबस्ता नहीं है तो कोई चीज़ गलत ना बता दें। लेकिन ये है कि आम ऐसी चीज़ है कि हम यहाँ के इस खित्ते के लोग रह नहीं सकते। आम आता है, बल्कि बहुत सारे इलाकों में तो आम रोटी के साथ भी खाया जाता है। ये बिल्कुल सी बात है। ये रोटी के साथ के अलावा इसको आप देखें, इसके बहुत सारे हम इसके रॉ या वैल्यू एड करके चीज़ें बनती हैं। अचार बनता है, जैम जिसका हम घरों में बना देते हैं, चटनी, मीठी चटनी हम बचपन में थे, हमारी दादी माँ या माएँ वालदा जो होती है वो बना के देती होती। इसके साथ साथ हम इसको अचार के तौर पर, दूसरा इसका जो चूरन वगैरह या जिसको हम चूर बोलते हैं, ये भी एक बड़ा प्रोडक्ट है जो इस्तेमाल होता रहता है। तो इसका मतलब काफ़ी सारा फ़ायदा है, न सिर्फ ये टेस्ट के लिहाज से, ये मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। इसीलिए न्यूट्रिशनिस्ट जो है उसकी तरफ मूव करके आए हैं। ऑल्दो एक्सेस में जब भी आप कोई चीज़ या कोई फ्रूट खाएंगे वो आपके लिए, बॉडी के लिए नुकसानदेह ही होता है, ठीक है। तो लेकिन अल्लाह ताला ने जो भी फल बनाया, डेफिनेटली उसमें सेहत का एक अंसर लाजमी मौजूद होता है। ठीक है, ठीक है। ये बताइएगा कि क्या इतलात है, फसल कैसी खड़ी है? देखें, फसल के बारे में अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है मैंगो के ऊपर आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा एमर्जिंग इशू है। इसी के साथ साथ उसने मैंगो के ऊपर भी बड़ा बैड इम्पैक्ट क्रिएट किया। भुट्टा साहब को शामिल कर लीजिए, इनके पास नेट जो है रिपोर्ट्स होंगी। भुट्टा साहब, क्या सूरत हाल है आम की फसल की? इस दफ़ा तो बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में है। क्रिटिकल पोजीशन इस सेंस में है कि बहुत अच्छी बम्पर क्रॉप आ रही थी, ठीक है, ग्रोअर्स बड़े खुश थे, ठीक है। जो ही गंदम का बहरान आया उसके साथ ग्रोअर्स के पास जो है ना एक नया बहरान मैंगो का भी आ गया है। ओहो, अच्छा। गंदम बिकी नहीं है लोगों की, ठीक है। इस वजह से उसकी प्रिकॉशनरी मेजर जो स्प्रेज वगैरह करते थे और बाकी चीज़ें करते, उसकी तवज्जो ज़रा सी हटी है और तेले ने इतना शदीद अटैक्स किया है कि अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है।
अब जो प्रोग्रेसिव इतना किस्म के attack हुआ। ग्रोअर्स हैं, जो हाईली क्वालिफाइड किस्म के ग्रोअर्स हैं, वो बेचारे पीट रहे हैं कि हम 9 स्प्रेज के बाद भी उसी पोजीशन पे खड़े हैं जहाँ पे 0 पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो एक आम लेमैन जो धोती पहनता है, जो आम खेतों में रहता है, उसको इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, तो वो कैसे कंट्रोल सर्वाइव करेगा? ये तेला वही रूटीन का तेला है या कोई खास किस्म? नहीं, ये है वही जिसमें रूटीन हमला- का तेला है, लेकिन इसको प्रॉपर टाइम्स के ऊपर मैनेज नहीं किया गया। इसको साजगार माहौल मिला है, ठीक है, ठंडा माहौल मिला है। जब आपको दिन में गर्मी होगी, रात को ठंडक ठंडक होगी, होगी, तो ठीक तो है, इसको suitable एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा, उसमें ये फले फूलेगा, उसके बाद आगे नस्ल्स को ये मूव करता रहेगा। ये वही सिंपल वाला तेला है, काला तेला जो हमेशा से लगता है, हल्का लगता है, लेकिन इस दफा क्योंकि ये ठंडक का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो गया है, अभी तक लू नहीं चल रही, अभी तक उस लेवल्स की गर्मी नहीं आई, उस वजह से उसने इतना इफेक्ट किया है कि अब ऐसे मोबाइल्स की तरह जो है ना, आम के नीचे जाए तो आपके पूरे बॉडीज के ऊपर जो है ना, ऊपर से ऑयल गिर रहा होता है। वो सारा ऑयल उसी का है। उसने एक तो आम के पत्ते बिल्कुल डैमेजेस कर दिए हैं, और उसके जितना भी फ्रूट लगा हुआ था उसमें 90% जो फ्रूट था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, जिसके ऊपर तेले का अटैक है, जिसके ऊपर तेले का अटैक है। अच्छा, और इसका आगे बैड इम्पैक्ट नेक्स्ट ईयर्स में क्या आएगा, वो ये आएगा कि जिन पत्तों के ऊपर, आम के पत्तों के ऊपर ये बड़ी लेयर आ गई है, गोंद रुमाज है, चिपचिपाहट जो आ गई है, इन पत्तों को फोटोसिंथेसिस नहीं मिलेगा, इनको ना प्रॉपर रोशनी मिलेगी, ना हवा मिलेगी, और एट द एंड क्या होगा कि ये वक्त के साथ साथ गिरते जाएंगे। और हमें तो ये खदशा है कि नेक्स्ट आने वाला सीजन भी आपका इतना वन बाय वन देख लेते हैं ताकि हमारे जो काश्तकार हजरात हैं, आम लोग जो देख रहे हैं, उनको भी आगाही मिले। ये बताइएगा कि ये जो तेला है ये अटैक किस तरह करता है? ग्रेजुअली इसकी जो तेले की जो मकदार है वो बढ़ती जाती है, या अचानक जैसे टिड्डी दल का हमला होता है उस तरह हमला होता है? कैसे हमला कैसे करता है? सर, तेला एज सच ये सर्दियों के अंदर, आम के अंदर छुप जाता है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे ग्रोअर्स भी एहतियातन सर्दियों में स्प्रे नहीं करते तेले को मारने के लिए। उसको एनवायरनमेंट मिलता है वो तने के अंदर या ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ पे उसको ठंडक मिल रही होती है, छुपने की जगह वहाँ पे छुप जाता है। और जो ही फरवरी आता है, फल लगता है, तो फल की खुशबू की वजह से फिर ये दोबारा आम के ऊपर अटैक कर देता है। और सबसे ज्यादा ये बूर पे अटैक करता है। नहीं, ये बूर के ऊपर अटैक करता है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। उसके बाद ये दाने के ऊपर। इसका टारगेट ये होता है कि जो दाना लगा खड़ा है उसकी गर्दन के ऊपर बैठ के उसका रस चूसना है, कि जितना भी दाना है वो नीचे गिर जाए। ठीक है ना। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर से ऑयल निकलता है। कितने साइज तक के दाने को अटैक करता है? जब दाना बड़ा भी हो जाए फिर भी अटैक जारी रहता है? अब तो ये पोजीशन है कि अब ऑलमोस्ट जो हमारी अर्ली वैरायटीज हैं वो विद इन 10 डेज या 20 डेज जो है ना, 28 या 30 को जो है आ जाएंगी, जो हमारी दूसरी की वैरायटी है या बाकी है। इसी 28 को 28 मई को आ जाएंगी, 30 को या यकम जून हो जाएगा, उससे इससे ऊपर नहीं जाएगा। उसके ऊपर भी इसका अटैक है कि इसने उसको भी काला किया है, उसकी क्वालिटी खराब हो गई है। एक तो हुआ है साइज छोटा रहा है, उसके ऊपर इसका जो फ्लूइड है जो लगा हुआ है वो आपका एक्सपोर्ट क्वालिटी उसको नहीं कह सकते, वो लोकल मार्केट में बी या सी में जाएगा, क्योंकि वो दागी होगा ऊपर से। अंदर से फल ठीक होगा, लेकिन उसकी जो प्रेजेंटेशन है, जो जहरी एक तो ये हो गया ना कि ये बूर पर अटैक करता है और बूर को खा जाता है या गिरा देता है, फल को गिरा देता है। ये बूर पे अटैक करता है, पत्तों पे अटैक करता है, और आने वाली जो नई शाखें उनके ऊपर अटैक्स करता है। जो नई कोंपल निकल रही होती है उसका रस भी चूसता है, कि आने वाली आपकी नई प्रोडक्शंस को भी डैमेज करता है। सबसे ज्यादा खतरा ये तेले से है। अब इस वक्त जो ग्रोअर जो फंसा हुआ है वो तेले की वजह से फंसा हुआ है। बाकी साहब से भी इससे बात करते हैं। गुलाम साहब, वैसे एक ब्रेक ले लें फिर बात कर लें, ज़्यादा बेहतर है ताकि डिटेल में भरपूर बात हो सके। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद। हम मैंगो पर बात कर रहे हैं, आम की फसल कैसी है और उस पर क्या क्या बीमारियां अटैक कर रही हैं इस वक्त, और मुतवक्को पैदावार क्या है। मुस्तफा साहब, अभी जिक्र किया कि उस पर तेले का हमला है, ये अनप्रेसिडेंटेड है या इस तरह का तेले का हमला माजी में भी हम देखते रहे हैं या इस दफ़ा शदीद है? देखिए सर, इस तरह से है कि मैंगो के ऊपर पेस्ट जो है ना वो अकेला तेला नहीं है, काफ़ी सारे रहते हैं। क्लाइमेट चेंज होने के साथ साथ हर साल सिनेरियो चेंज होता रहा है। अगर हम लास्ट ईयर को कंपेयर करें तो लास्ट ईयर मैंगो मिजीज़ ने जो होता है ना वो बड़ा सवेर अटैक किया था और प्रोडक्शन बड़ी डिस्टर्ब हुई थी। इस साल से सूरत हाल कुछ इस तरह से बनी है कि ड्यू टू राइज एंड फॉल इन टेम्परेचर ये बढ़ता रहा, फिर डाउन होता रहा। आप देखें मार्च के अंदर गर्मी का पता ही नहीं था, अप्रैल में भी इवन आप देखें ठंडी हवाएं चलती रही, लोग सर्द रहा। तो इस तेले की अगर हम देखें, इसने कोशिश ये करनी है जो जितने भी हमारे इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज़ होती हैं ये कोरिलेट करती होती है। इनमें से एक फैक्टर जो होता है वो टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का इसके साथ साथ होता है। तो जब इसको हालात साजगार मिलते हैं, हर जानवर, हर
चरिंद परिंद अपनी कोशिश करता है कि वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करे। ठीक है। अब पॉपुलेशन को जब उसने इंक्रीज करना तो जाहिर सी बात है उसको एनर्जी भी चाहिए होती है। अब एनर्जी चाहने के लिए अब इसकी स्टेजेस होती हैं। इसने पौधे का सेल सैप को जो है ना वो सक करना होता है। इसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो सकिंग टाइप होते हैं, जिस तरह हम सटरा के जरिए कोई चीज़ चूस रहे होते हैं, तो इसने भी पौधे का जूस जिसको हम सेल सैप कहते हैं वो चूसना होता है। तो स्टार्ट में इसको फ्लावर मिल जाते हैं, उनसे उनको चूस रहा होता है। देन जैसे ही मैंगो बनना शुरू होगा, वो छोटे साइज़ का मटर के दाना फिर बड़ा होता चला जाएगा। माहौल उसको साजगार मिलता रहा, पॉपुलेशन उसको पता है, उसके लिए पॉपुलेशन बढ़ाने का सबसे मेन फैक्टर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी है। जैसे उसको साजगार पूरे साल मिलती रहे, ये पर कीड़े कोई भी कीड़ा होगा वो रिटेन करेगा, पौधे के ऊपर अपना अटैक कंटिन्यू रखेगा। अब हुआ कुछ इस तरह से कि वो अपना हमला उसके ऊपर कंटिन्यू उसने किया, उसने फिर जो है वो फल को इफेक्ट करना शुरू कर दिया। अब जो ये कीड़ा होता है ये भी बड़ा सियाना होता है, इसने पता होगा करना कि मैं कम एनर्जी वेस्ट करके मैक्सिमम मुझे फ़ायदा कहाँ से मिल रहा होता है। अब जब फ्लावर के ऊपर भी अच्छी खासी सेल से मूव हो रही होती है, फिर जब वो मैंगो आता है, सारे पौधे के जो पत्ते होते हैं वो अपना जो ये सोर्स होते हैं, और सिंक उस वक्त मैंगो होता है क्योंकि उसके अंदर खुराक स्टोर हो रही होती है। तो वहीं पर जाकर ही डंडे के ऊपर ये पंक्चर करेगा, वहाँ से अपना सेल सैप सक करता है। अभी इतना सक कर लेता है कि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल के उसके जो एक्सटीरियर या जहाँ से उसने खुराक निकालनी होती है वहाँ से इसका वो सेल सैप निकल रहा होता है, जिस तरह हमारे ग्रोवर भुट्टा साहब बता रहे थे, वो उसका वो सैप वो नीचे बह रहा होता है, जिसको वो मोबाइल से भी कंपेयर कर रहे थे। उसका बेसिकली पौधे का सेल सैप ही होता है जो निकल रहा होता है। अच्छा, वो बेसिकली हनी सेक्रेशन उसकी होती है। हनी सेक्रेशन इसलिए कि वो एक तो उसके अंदर शहद की तरह चिपचिपाहट और उसके अंदर मिठास होती है, फ्रुक्टोज जिस तरह आप बात कर रहे थे वो मौजूद होती है। अब ये एक नुकसान नहीं देता, ये 2-3 नुकसान दे रहा होता है। जैसे ही वो लेयर जहाँ जहाँ नीचे गिरेगी, जिस पत्ते पे गिरेगी वो बहुत एडहेसिव होती है, वो वहाँ पर जम जाएगी। जमने के बाद एक तो उसके ऊपर अपनी एक लेयर बनाएगी, अगर मैंगो के फ्रूट के ऊपर जम गई उसने मैंगो की कॉस्मेटिक लुक खराब कर दी। ठीक है। फिर आप उसको कॉस्मेटिक या उसके अंदर भी अंदर मैं बता रहा हूँ, अंदर इसका इम्पैक्ट नहीं जाएगा। अंदर से आप उसका छील पील आउट करेंगे आपको बिल्कुल क्लियर मिलेगा। हाँ, उसका साइज कम कर देगा क्योंकि जो खुराक उसने अंदर देनी होती है वो पंक्चर करेगा, वो डंडी डैमेज होगी, जिस स्पीड से जिस रूटीन से खुराक ने आना होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। हो सकता है उसके अंदर कोई स्पोर्स बैक्टीरियम वगैरह या फंगस वगैरह भी एंटर हो सकती है। अच्छा, साइज कम हो गया, फिर फ्रूट की क्वालिटी कॉस्मेटिक लुक खराब होगी। फिर दूसरा जो नीचे उसके और गिरेगा, आम तो हमने तोड़ लेना है महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, लेकिन पत्ते जो हैं वो 6 माह 7 माह 9 माह तक भी, साल तक भी रहेंगे। वो डैमेज जब हो गए हैं, उनके ऊपर ये जो लेयर लग गई है हनी ड्यू की, उसके ऊपर अब आके ग्रो करेगी फंगस। अच्छा, जब वो फंगस ग्रो करेगी वो मजीद पत्तों को काला कर देगी और वो नेक्स्ट सेकेंडरी इन्फेक्शन का सबब भी हमारा बनता चला जाएगा। अच्छा, ये तो होगी प्रॉब्लम। अब इस साल सबसे बड़ा सिनेरियो तो हमारे साथ ये बना कि हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता रहा, डिक्रीज होता रहा, और फार्मर का एक वो पुरानी ही रवायत के मुताबिक जो उसने करना होता है, इसने एक स्प्रे करनी होती है मैक्सिमम। सोल्यूशन पे बात करते हैं, 2 कर लेते हैं। सोल्यूशन पे बात करते हैं, जरा पहले प्रॉब्लम डिस्कस कर लें। जी जी, ताकि तो उसको इस तरह से ये वजह बनी कि इस दफा मैंगो मिर्च का इतना हमला नहीं हुआ, लेकिन ये जो टेम्परेचर उसको फिजिबल मिलता रहा, उसमें फ्लक्चुएशन थी, फ्लक्चुएशन होती रही, वो उसको टाइम मिल गया अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करने का। भुट्टा साहब ये बताइएगा कि ये जो हमला है तेले का, ये आम की सारी अकसाम पर है या किसी पर ज्यादा है किसी पे कम है? अच्छा, इसमें भी अब हमारे रिसर्च के इदारों को कुछ सोचना होगा। वो रिसर्च के इदारे चलो सोचेंगे, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रही? हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, हम बड़े उसमें भी डिस्टर्ब हैं। इसमें हमने अपने बाग के अंदर जो देखा है या बाकी लोगों के बागात के अंदर देखा है, सबसे ज्यादा जो अटैक है इसका बादशाह सलामत के ऊपर है, जो चौंसा है हमारा आमों का जो बादशाह, सबसे ज्यादा उसको इफेक्ट कर रहा है। उसके साथ दुसेरी खरा हुआ है, उसको इफेक्ट नहीं कर रहा। व्हाइट लेट चौंसा नवाबपुरी जो खरा हुआ है उसी प्लॉट के अंदर, उसको इफेक्ट नहीं कर रहा। या बादशाह सलामत के ऊपर अटैक कर रहा है, जो सबसे ज्यादा जो महंगी बिकने वाली आपकी वैरायटी है वो टारगेटेड चल रहा है, जिलाटोर के ऊपर अटैक कर रहा है। उसे तो खैर पैसों का नहीं पता, लेकिन उसको वो जो इसकी वजूहात आपने भी कोई आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि क्या वजह है कि ये इन इसमें जो हमारी असेसमेंट्स है, जो एज ए लेमैन, हम तो लेमैन अपने आप को कह सकते हैं, हमने ना पीएचडी फार्मर है, आप एज ए फार्मर है, एज ए ऑब्जर्वर है, तो हमने जो चीज देखी है कि ये अटैक जो है इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वैरायटी टू वैरायटी वेरी कर रहा है। अच्छा, एक वैरायटी के लिए साजगार माहौल आ रहा है, दूसरी के लिए साजगार नहीं है। इस साल जो माहौल रहा है साजगार, वो आपके लिए दुसेरी के लिए बहुत साजगार रहा है आपका। ठीक है। आपका नवाबपुरी चौंसा जिसने पिछले साल भी बम्पर क्रॉप दी है, इस साल दोबारा उसको बम्पर है। अच्छा, ठीक है ना। ठीक है। मौसमी चौंसा
पिछले साल उसकी प्रोडक्शन अच्छी थी, इस दफा फल भी कम है उसके ऊपर और अटैक भी उसके ऊपर ज्यादा है, लटोर के ऊपर भी ज्यादा है। इट मींस कि ये मल्टीपल वैरायटीज जो है ना, जो टेम्परेचर है, हमें उस टेम्परेचर के मुताबिक भी अपने प्लॉट्स आगे फ्यूचर में डिसाइड करने होंगे कि हमने कौन से ऐसे प्लॉट्स लगाए जिनके ऊपर हमला कम से कम हो। ठीक है, मतलब ये जो मैटर है इसकी कोई साइंटिफिक रीज़न भी है कि ये इस वैरायटी पर ज़्यादा अटैक हो रहा है और इस पे कम हो रहा है, या उसको इन्वायरमेंट जो है वो कहीं बागात ज़्यादा है तो वहाँ फासले के ऊपर पौधा है लेकिन एक पे है, अच्छा करीब करीब भी ये सूरत हाल बिल्कुल नहीं है। अटैक बेसिकली जो है ना वो मैंगो हॉपर हर वैरायटी पर ही करता है, लेकिन किसी पर ज़्यादा हो रहा है, डेफिनेटली सही बात है, किसी पर कम हो रहा है। और ये बात भी दुरुस्त है कि जो अनवर टोल है, वैसे तो स्टडी होनी चाहिए जी, इस पर डेफिनेटली किसी रिसर्च की, जिस तरह हमारे एकेडमियाज हैं, इनको इसके ऊपर करना चाहिए। जहाँ तक मेरा शायद हो सकता है क्योंकि अरोमा तो चेंज होता है ना, अरोमा बोलते हैं खुशबू, एक खुशबू होती है, दूसरा इसका जो सेल सैप है मैंगो का, अपना समर बहिश चौंसा का, SB चौंसा का, हो सकता है कि इसके अंदर कुछ ऐसी उसको फेवरेबल चीज़ मिल रही हो, इस वक्त उसके अंदर हो सकता है ग्लूकोज की क्वांटिटी या फ्रुक्टोज की क्वांटिटी कुछ बेटर हो कंपैरेटिवली दुशहरी से या फिर जो है हमारा लेट चौंसा से, क्योंकि वैरायटियाँ भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अटैक ये सब पर ही करता है। लेकिन दो वैरायटियाँ इस बार जो है ना वो ज़्यादा बाकी इफेक्टेड हैं। मैंने ज़्यादा अटैक समर बहिश चौंसा पर ही देखा है, अनवर टोल के ऊपर कोई इतना बाकी रूटीन वाइज ही देखा है, लेकिन समर बहिश चौंसा के ऊपर ज़्यादा अटैक था। बात पर तो हम मुतफिक है ना कि ये कम से कम जो हमारे रिसर्च के इदारे हैं और ख़ासतौर पर एकेडमी है, उनको सोचना चाहिए कि वजूहत होंगी ना, कोई ना कोई किसी में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी अगर वहाँ वो अटैक कर रहे हैं। हर एरिया के लिए स्पेसिफिक वैरायटीज होती हैं कि इस एरिया में ये कामयाब है, ये नहीं है। हमारी जनूबी पंजाब की जो चनाब की बेल्ट थी, चिन्योट से लेके पांजनत तक की, ये तमाम वैरायटीज के लिए साजगार थी। हमारे पास यहाँ नहीं थी कि लटोर अच्छा होता है तो चौंसा नहीं होता, चौंसा अच्छा होता है तो सिंदरी नहीं होता, सिंदरी अच्छा होता है तो आपके पास समर बहिश नहीं होता। लेकिन अब जो हालात बनते जा रहे हैं इन्वायरमेंटल चेंज की, माहौलियाती तब्दीली की वजह से, कि अब वैरायटीज टू वैरायटी वेरी कर रहा है कि कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जिसको बड़ा सूट कर रहा होता है ये ठंडा मीठा मौसम। बुढ़ा साहब मुझे ये बताइए, जो क्या इतलात हैं कि ये कोई स्पेसिफिक इलाकों में ज़्यादा हमला है या जहाँ जहाँ आम के बागात हैं? इतलात क्या है, मैं आपसे आपके पास स्पेसिफिक तो नहीं होगा, लेकिन जनरल इतलात क्या है कि जहाँ जहाँ बागात हैं सब जगह पर हमला है, तमाम एरियाज के अंदर है, जहाँ जहाँ। लेकिन प्रॉब्लम वही मैं बार बार वो डिस्कस कर रहा हूँ कि टारगेटेड चल रहा है, टारगेटेड हमला कर रहा है चौंसे के ऊपर, समर वेस्ट के ऊपर चौंसे, उसके ऊपर सबसे ज्यादा अटैक है, बाकी वैरायटीज के ऊपर कम है। एक ही प्लॉट्स के अंदर 10 फुट के 15 फुट के फासले के ऊपर एक तेले का दाना नहीं है, और एक के ऊपर इतना है कि उसका बिल्कुल ही उसको तो सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, सारा लिक्विड नीचे आ रहा है, बाकी उसके पैर दर पे हमले जारी हैं। हम थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मैंगो के बागात पर, फसल पर और पैदावार पर, और ख़ास तौर पर तेले के हमले पर। भुट्टा साहब, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि ये स्पेसिफिक वैरायटियाँ हैं, वहाँ पर हमला ज़्यादा है, कुछ वैरायटियाँ हैं जिन पर हमला जो है कम है या नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि चौंसा वाले तो तसल्ली रखें ना कि फरमाइशें भी ना करें चौंसा की, इस दफ़ा महंगा हो जाएगा रेट है, तो डिमांड एंड सप्लाई का तत्व लाएगा तो महंगा रहेगा। हाँ चले, बाकी कहीं नहीं कहीं जो है वो कुछ वैरायटी सस्ती भी रहेंगी। दूसरी बम्पर क्रॉप है, दूसरी की सब बम्पर है, बम्पर है। अच्छा, दूसरी के ऊपर अच्छी उसके ऊपर आई हुई है। ठीक है, मालदा के ऊपर भी ठीक है, रूटीन्स का है। नवाबपुरी चौंसा इस दफा बम्पर क्रॉप है। अच्छा, और हालांकि इतनी बुरी खबर नहीं है जितनी आपने ऐसे, लेकिन ओवरऑल क्योंकि आपके पास सबसे ज्यादा जो काश्त है वो चौंसा की है और उसकी डिमांड भी ज्यादा होती है। जो कमर्शियल वैरायटी है आपकी वही है, बाकी चीजें तो आपकी रनिंग एक्सपेंस निकाल रही होती हैं। तो उस हवाले से हम कह रहे हैं क्योंकि जिसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वही डैमेजेस में भी वही है और फ्रूटिंग भी कम है उसके ऊपर। जब ये दो फैक्टर्स इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर अलार्मिंग सिचुएशन तो बनेगी ना। एक फल कम है और जो बचा खुचा है उसके ऊपर तेले ने अटैक किया हुआ है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बेबस होके बैठे हैं। अब तो हम दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह मियाँ के टेम्परेचर बढ़े, लू चले, ताकि इससे कुछ ना कुछ तो ये। कितने टेम्परेचर में ये कंट्रोल होना शुरू हो जाता है? ये 45-46 जब होता है और लू चलती है, गर्म हवाएं जब चलती हैं, टेम्परेचर 50 पे भी चला जाए इसको इफेक्ट नहीं करता क्योंकि इसको आगे एनवायरनमेंट मिल रहा है। तेले मारने के लिए आप कहते हैं बंदे मर जाए? नहीं, बंदे नहीं मरने। जब तक लू नहीं चलेगी, लू के दो फायदे हैं। 45-46 पे जाहिर है सर, लू के दो फायदे हैं। एक तो तेले की जो जनरेशन है वो एंड तक जो है ना, हर जगह तक उसकी हवा पहुंचती है, गर्म हवा उसको डैमेज करती है। दूसरा, इसमें लू से फ्रूट का साइज अच्छा होता है।
लू से फ्रूट के साइज के साथ अच्छा होने के साथ साथ इसका टेक्सचर अंदर से अच्छा होता है। अगर लू नहीं चलेगी आम फीका रहेगा, मीठा सारे नहीं वो रहेगा। दोस्त, अगर गर्मी बर्दाश्त वो करेंगे, सारे वो दोस्त मिठास जो नहीं सिर्फ मिलेगी। मीठे आम की तलाश में होते हैं वो ये जान उन्हें लें कि कहें कि भैया हम लू बर्दाश्त करते हैं और फिर जो है मीठा आम आपको सर, आप लू बर्दाश्त नहीं करेंगे, मिठास नहीं आएगी। ठीक है। ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर जिस साल लू न चले, टेम्परेचर कम रहेगा, आम में मिठास नहीं आएगा, आम में पानी रहेगा, जब तक उसका पानी अंदर से खुश्क नहीं होगा उसमें मिठास पैदा नहीं होगी। ठीक है। लास्ट ईयर्स आपने एक्सपीरियंस किया है कि आपकी अर्ली वैरायटीज जितनी भी थी सारी पिटी हैं। ठीक है। ऐसे थी जैसे फीका खरबूजा खा रहे हो, आम पके हुए थे, मिठास नहीं थी। वजह ये थी कि आपकी लास्ट ईयर्स भी प्रॉब्लम आया था कि एंड में आपको ओले पड़ गए थे और पानी पड़ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं मौसा साहब, इसकी सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि इसकी रेमेडी क्या है। अब अटैक हो गया, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं कम है, तो हल क्या है? टोटके शोटके हैं, स्प्रे है, करना क्या है? सर बेसिकली ना किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ना, कीड़ों के अंदर अगर मैं बात करूं तो उसका पूरा एक लाइफ साइकिल हमें स्टडी करना पड़ता है। ठीक है। अनलकीली कह लें आपके हमारे जो फार्मर्स हैं वो हमेशा जो है ना वो ये कहें कि जिस वक्त मुसीबत उनके सर पे आ पड़ती है ना तो वो तब भागते हैं, उससे पहले उसकी मैनेजमेंट की तरफ हमारा कोई हल नहीं होता, फिक्र भी नहीं होती, फिक्र भी नहीं करते। और हम बैठे होते हैं कि बस हमला हो, फिर हम अन्यवा जो है वो स्प्रे का इस्तेमाल कर देते हैं जो कि हमारे एक्सपोर्ट की क्वालिटी को भी ख़राब करेगा इन फ्यूचर अगर हम बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि उसके अंदर जो MRL जिसको मैक्सिमम रेजिडुअल लेवल जिसको बोलते हैं वो अगर चले जाते तो हमारी जितनी शिपमेंट जाती हैं वो रिजेक्ट भी हो जाती हैं, जो कि अल्टीमेटली हमें हमारे मुल्क को नुकसान है और हमारे फार्मर को नुकसान है। ठीक। तो इसके लिए बेहतरीन जो सोल्यूशन है ना, मैंने कुछ बाग ऐसे भी देखे, मैं इस बात पे भुट्टा साहब से थोड़ा सा इख्तिलाफ भी करूँगा कि कुछ ऐसे बाग भी हैं जहाँ पर सारी वैरायटीज़ मौजूद हैं, वहाँ पर तेले का कंट्रोल है, मतलब इतना उसने अटैक नहीं किया जिस कंडीशन से बाकी भी ऑर्चर्ड में हो रहा होता है। इसके लिए सबसे तरीकाकार ये है कि आम के तेले को हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो सर्दियों के अंदर इसके ऊपर अपनी नज़र रखें। अमूमन ये होता ही है कि ये बड़ा सियाना कीड़ा है, जैसे लू चलती है ये अपनी जनरेशन को स्लो डाउन कर लेता है, और ये गर्मी के अंदर इसकी कंडीशन ये होती है कि जैसे ही 10 बजते हैं ना, 9-10 बजते हैं, टेम्परेचर 40 से बढ़ जाता है, और ये भी अपना ड्यूरेशन जो है ना वो दोपहर का बाहर से जहाँ पर आम लगा, क्योंकि आपने देखा होगा आम हमेशा टॉप पे लग रहा होता है, एंडिंग पॉइंट पे लग रहा होता है, वहीं पर ही फूल होते हैं, वहीं पर ही नई बर्ड्स निकल रही होती हैं, नई शगुफे जिसको बोलते हैं वो निकल रहे होते हैं, या नई मंजिलें जिसको हमारा किसान बोलता है वो निकल रही होती हैं, तो वहाँ से उड़ के तने के ऊपर आ जाता है। जब हम स्प्रे कर रहे होते हैं, ठीक है, मैं पहले स्प्रे पे चला जाता हूँ, कुछ ज़्यादा स्प्रे के बारे में बात करता है हमारा ज़िम्मेदार, तो हम सिर्फ बाहर से करते हैं, अंदर स्टेम वाली तरफ उसको कवरेज नहीं देते, बहुत कम। ये प्रोग्रेसिव ग्रोअर को पता है कि वो तने के ऊपर भी स्प्रे करें, क्योंकि उड़ के हमेशा वहीं पे आ जाता होता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको सर्दियों में एक स्प्रे कर देना इसका जस्ट तने के ऊपर ही, उसके ऊपर हमारा खर्चा भी बहुत कम होगा, सिर्फ अंदर कैनोपी के अंदर, बाहर नहीं करना आपने, जस्ट तने के ऊपर ये बैठा होता है, क्योंकि इसने सर्दी से बचना होता है, गर्मी से बचने के लिए भी तने पे आएगा, सर्दी से बचने के लिए भी तने पे आएगा। अगर हम इसको नवंबर दिसंबर के अंदर, दिसंबर या जनवरी, क्योंकि अब टेम्परेचर थोड़ा दिसंबर वाला सीन हमारा जनवरी में चला गया, तो दिसंबर जनवरी में अगर हम एक स्प्रे इसका वहाँ पर करवा दें तो आप यकीन माने इसका मैक्सिमम जो है ना हम कंट्रोल कर लेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो ये हमारा बटूर होता है, हमारा किसान इसके ऊपर तवज्जो नहीं देता, ये अमाजगाह है ना सिर्फ मैंगो हॉपर की, बल्कि आने वाले दौर में नेक्स्ट जो कीड़ा जो अपनी जगह बना रहा है आने के लिए, किसानों को परेशान करने के लिए, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बचा लूँ, वो है फ्रूट बोरर। क्योंकि इस वक्त आप देखें मैंगो जो है ना, आम जो है अक्सर बागों में मैं जाता हूँ, वहाँ पर गुच्छों की सूरत में अवेलेबल है, और ये फ्रूट बोरर की सबसे फेवरेट जगह पहले एग लेइंग के लिए, अंडे देने के लिए वो बटूर ही होती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज डाउन होता रहा, बटूर बनता रहा, जिसको मैंगो मालफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये वहाँ पर एग लेइंग के बाद इसका जो सुंडी होती है वो एक रेशम का दाना सा धागा सा बना के नीचे लटक जाती है, स्विंग करती रहती है, और जहाँ पर इसको मैंगो मिलता है जुड़ा हुआ, वहाँ पर एग लेइंग करके खाती बहुत कम है, और दोनों मैंगो को डैमेज कर देती है। वो एक्सपोर्ट तो नहीं होता, हमारी मार्केट में भी वो हम उसको किसी अच्छी जगह पे इसको सेल आउट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारा लॉस हो जाता है, और फंगस के लिए भी होता है। तो बटूर को लाजमी काटें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो प्रॉपर प्रूनिंग करनी चाहिए। हमारे मैंगो ग्रोअर जो होते हैं वो आम के दरख्त के ऊपर बिल्कुल भी कोई विंडो प्रूनिंग करते ही नहीं है, ताकि प्रॉपर हीट अंदर आए, ठीक है, आम का तेले को अंदर से भी बैठने के लिए जगह ना मिले, ठीक है। ये 3 चीज़ें अगर वो कर लें, और बटूर काट के ज़मीन के अंदर ना फेंकें, उसको फ़ौरन वहाँ से कलेक्ट करें, या तो उसको कहीं बर्न कर दें ज़मीन के अंदर डाग करके, ठीक है। और उसके बाद फिर जब ना कंट्रोल, देन हमें जो है वो स्प्रे की तरफ स्प्रे पे बात करते हैं। ये मैनेजमेंट की ऐसी बात है कि भुट्टा साहब इस पर तो ये तो इनसे इत्तेफाक करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। ये फार्मर को ये पता नहीं है कि ये सारा कुछ करना है, सिर्फ फार्मर स्ट्रगल्स कर रहा होता है, बटूर जो ही निकलता है उसकी। अब मेरे अपने बाग के अंदर तीसरी दफ़ा, एक दफ़ा नहीं, पहली दफ़ा भी लेबर ने काम किया है, फिर दूसरे फेज़ में किया, अब तीसरे फेज़ में कर रहा है कि कोई भी ऐसा दाना जो जिसके ऊपर फल ना लगाओ
वो बटूर बन गई, उसको रिमूव करें। क्योंकि अगर हम इस मरले पे नहीं करेंगे तो सुंडी उसके अंदर बैठेगी और उसने सुंडी ने हमला कर देना है। हम तेले से डर रहे हैं और सुंडी ने जो तबाही मचानी है वो ऐसी तबाही है कि आप बिल्कुल ही, ये आधा किलो का 1 किलो का आम होता है, जब सुंडी का अटैक हो जाता है तो वो किसी खाते का नहीं है। ये काम डेयरी वाला भी नहीं लेता, क्योंकि वो ना पकेगा ना कुछ और होगा, वो डैमेजेस हो गया और उसके अंदर कीड़ा पड़ गया और सारा कुछ हो गया। ग्रोवर इसके ऊपर बटूर तो चलो आपने बटूर को भी सर्दियों में अगर तने पे एक स्प्रे कर दिया जाए तो सस्ता काम भी है और उसमें फैलाव भी ज्यादा नहीं है। ये ऐसा होता है या नहीं करते? नहीं, मैंगो ग्रोवर्स आगाही भी नहीं है, लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, भेड़ चाल चल रही होती है। मैंने लास्ट कई प्रोग्राम्स के अंदर यही किया है कि वो पूछ रहे होते हैं कि मेरे बाग के अंदर कौन सा स्प्रे हो रहा है, मैंने कहा फलां हो रहा है। साथ वाले ने ये नहीं देखना कि इसके बाग में अटैक किस चीज का है, स्प्रे कौन सा करवा रहा है, वही जाके वो कर देगा। और वो एक वो भेड़ चाल जो चलेगी ना पूरे एरिया के अंदर 10, 15, 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, फलां मलिक साहब ने ये स्प्रे किया तो हम भी वही कर लें, फलां ने ये चीज ली है तो हम भी वही ले लें। इसमें आपके ख्याल में अवेयरनेस की कमी है? अवेयरनेस की कमी है। गवर्नमेंट्स के इदारों को जाना चाहिए, ऑन ग्राउंड जाना चाहिए, ग्रोवर्स को बताना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए। अब तो हमारे पास पेस्टिसाइड्स कंपनीज वाले जाते हैं, उन्होंने अपना चूरन बेचना होता है, उन्होंने अपनी दवाई के बारे में बताना होता है कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी। अच्छा, ये बताइएगा कि चलें इस पे अब स्प्रे पे बात करते हैं, लेकिन आपके बाग पर जब अटैक हुआ, आपसे मुराद काश्तकारों के, आपके इर्द गिर्द के भी जो काश्तकार थे, तो क्या किया? हाथ पैर फूल गए? आपने क्या किया? फौरी तौर पर आप भागे स्प्रे लेने के लिए और स्प्रे लेके आए और वो स्प्रे किया, क्या किया उसको मैनेजमेंट के लिए? सर, जब भी ग्रोअर तो उसकी वॉच द डॉग का काम कर रहा होता है, मुसलसल ही उसको मॉनिटर कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि उसके सारे साल की फसल है और इसी आम की बेसिस के ऊपर उसने सारा कुछ कमाना है और सारा कुछ करना है। तो वो देख रहा होता है, जो ही उसको अटैक कहीं पे नजर आता है वो बेचारा भागता है पेस्टिसाइड्स कंपनीज वालों के पास, डीलर्स के पास, वहां से स्प्रे लेके आता है। यहीं से दोबारा बात करेंगे, एक ब्रेक ले लें, फिर यहीं से बात दोबारा शुरू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आम की फसल पे। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। भुट्टा साहब, आप बता रहे थे, मैं ये पूछना ये चाह रहा था कि जैसे ही फसल पे हमला हुआ है, आप भागे स्प्रे लेने के लिए, तो जब आप स्प्रे लेने के लिए गए, किसी ने बताया कि ये स्प्रे करना है, और क्या वो स्प्रे अवेलेबल था मार्केट में और मुनासिब दाम में अवेलेबल? ये दोनों चीज़ें मुनासिब दाम का तो स्टेटस ये है कि अब जो पेस्टिसाइड, एक तो 2 नंबर, और उसके बाद जो है ना उनके रेट्स इतने हाई हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। जो आम ग्रोअर है, अब वो जो हज़ारों में स्प्रेज होते थे अब वो लाखों में हो रहे हैं। अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी का अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले लें, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी का 10 से 12 हज़ार लीटर से कम में नहीं है वो 1 लीटर जो ना उसका, इतना महंगा हो गया है। लास्ट ईयर जो रेट्स था उससे 50% इंक्रीज है, उसकी मिकदार भी कम होती जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं है। डॉक्टर्स या जो मेडिकल साइंस है, जो हमारी एग्रीकल्चर साइंस है, वो ये कहती है कि जो मर्ज है उसके लिए जो प्रोडक्ट बना है उसको वो डैमेज करना चाहिए। अगर एक बुखार की दवाई आप खा रहे हैं तो वो गोली, चाहे कैंसर का बुखार ही क्यों ना हो, उसने उतारना है अगर वो ओरिजिनल है तो। लेकिन हमारे जितने भी इदारे हैं, जितनी भी मल्टीनेशनल हैं या जेनेरिक कंपनी है या नेशनल कंपनीज हैं, उनके स्प्रेज करते हैं, उसके फौरन घंटे बाद आप जाके चेक करते हैं, कोई रिजल्ट्स नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। काश्तकार कहाँ जाए? मतलब ये दोनों पहलू हैं कि एक तो आगाही नहीं है, अगर स्प्रे करना है तो वो कौन सा करना है, आप जाहिर है, और दूसरा ना ही ग्रोअर को खाद असल मिलती है ना उसको स्प्रे अच्छा मिलता है। फिर कैसे आप कह सकते हैं प्रोडक्शन भी आपकी अच्छी हो? बस साहब, ये मैटर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि जी अगर आपकी फसल पे तेले का हमला हो गया है तो फिर आपने करना क्या है, कैसे आगाही हासिल करें आप, और फिर आप जाके वो स्प्रे हासिल भी करना है, फिर स्प्रे करना किस तरह है, ये भी एक पूरी साइंस है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? अब देखिए मेनेजमेंट वाला मरहला तो गुजर गया, ठीक है ना, अब जिन पर अटैक है, जिन फसलों पर, उसके लिए क्या करें लोग? देखिए, अगर मैंगो हॉपर का देखें ना, अगर फार्मर ने स्प्रे नहीं किया, किसी ने किया होगा डेफिनेटली। अगर मज़ीद ज़्यादा सवेयर अटैक है तो उसका वही है कि एक अच्छी सी कंपनी की आप लें, जिस तरह डायनोटिफिरान है, इसके बारे में क्लोथिनेटिन है, जो रिकमेंडेशन है MRI की तरफ से, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो उसका स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद, अच्छा ये आपकी ज़बरदस्त बात है, उससे पहले बटूर को लाजमी आपने रिमूव करना है। और अगर एक प्रूनिंग आप कर लें, क्योंकि आपको पता है कि जिस लड़े के ऊपर आपका मैंगो नहीं है, आप उसकी प्रूनिंग से मुराद छिद्राई कर लें अगर, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर घनी जगह हो गई वहाँ पर इसका हमला ज़्यादा होगा। इसका चेक करने का तरीका यही होता है, इनिशियली अगर आप इसकी पेस्ट काउटिंग की तरफ जाएँ तो आप देखेंगे जहाँ पर घना आपका दरख्त है और इन साइड जो आपका ऑर्चर्ड है, अंदर वाले पौधे होंगे, वहाँ पर ही हमला ज़्यादा करेगा। साइडों में इसका हमला जो होगा वो आपको चांसेस कम मिलेंगे, बाहर वाले पौधे के ऊपर। अच्छा, फिर इसका तरीका वारदात जो होता है, उस स्प्रे का ही बहुत ज़रूरी है। आपने हर पत्ते के ऊपर, हर जगह पर स्प्रे को पहुंचाना है।
जिस वक्त आप बाहर कैनोपी के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, फिर जैसे ही आप स्प्रे करेंगे इसको पता चल जाएगा कि कुछ गलत चीज़ एप्लीकेबल हो रही है मेरे ऊपर, तो ये मूव करेगा इनसाइड तने के ऊपर। तो फार्मर को चाहिए कि जैसे ही वो एक दरख्त को राउंड जो है वो स्प्रे कर दें, फिर जाके तने के इनसाइड भी वो स्प्रे करवाएं। और मैंने भुट्टा साहब इस बात से 100% एग्री होंगे। मैंने मैक्सिमम, मेरा ख्याल है मुझे 4 या 5% ऐसे लोग मिले होंगे जो अपने सामने अपनी मौजूदगी में स्प्रे लेके आते हैं, उसका सोल्यूशन बनवाते हैं, सोल्यूशन बनवाने के बाद फिर उसको अप्लाई करवाते हैं। सर 95% हमारे ग्रोवर ऐसे हैं, उन्हें सिर्फ फ़ोन पे कहना है कि अपने मुंशी को, अपने नौकर को भेज देना है कि जी स्प्रे करवा दें, फलानी स्प्रे आ गई, उन्होंने बस बिल देना होता है, हुआ है, नहीं हुआ, कैसे हुआ है, उसका सोल्यूशन कैसे बना है, उन्होंने जो वाटर इस्तेमाल किया है आगे वो कौन सा इस्तेमाल किया है, ठीक है वो सही था। जरा थोड़ा सा इस बारे में भुट्टा साहब, एक तो देखे ना, एक सवाल भी है इस मरहले पर, इसका भी जवाब आप दीजिएगा। देखिए, ये जो फसल पे है, खड़ी फसल पे, छोटे कद वाली फसल पे, उस पर स्प्रे करना मुख्तलिफ है। एक बड़े पौधे पे स्प्रे करना एक डिफरेंट सी साइंस है। उसके लिए नोज़ल भी इस किस्म की चाहिए, ठीक है, हाइट भी ज़ाहिर है, उसको किस तरह कवर करना है। ये सारे इक्विपमेंट जो है वो काश्तकार के पास हैं। बड़े पौधे पे अगर आपने स्प्रे करना है तो कैसे करना है, और आपकी रीच वहाँ तक जाएगी या नहीं जाएगी, क्या सर? इंडिविजुअली तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन अब इलाकों के अंदर जो है ना, मल्टीपल लोगों ने ये बिजनेस, एक नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है, कि मशीनें स्प्रे करने का मशीन अवेलेबल है आपको, मशीनें भी आपको किराए पे मिल जाती हैं, ठीक है, जिनकी जो रेंज है ना आपके 60 फुट 70 फुट 80 फुट तक होती है। ठीक है, वो ट्रैक्टर के ज़रिए प्रेशर बना के और उसके ज़रिए जो है उसको स्प्रे करते हैं। दूसरा, इन्होंने क्लोथोडिन की बात की। क्लोथोडिन जो है ना रिकमेंडेड है MRI की तरफ से, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से भी, और एग्रीकल्चर के इदारों की तरफ से भी, ठीक है, कि आप इसका स्प्रे करें तो ये 100% इफेक्टिव है। लेकिन लास्ट 2-3 ईयर से वो क्लोथोडिन का जो है ना इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो गया है। उसने उसको पी लिया है, पचा लिया है उसको, दवाई इम्यूनिटी बढ़ गई, तो इस इम्यूनिटी उसके अंदर बढ़ गई है। तो इस दफ़ा क्लोथोडिन ने भी कोई असर नहीं किया। मैंने पहले भी ब्रेक के दौरान भी आपको बताया कि हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के एक हाई लेवल्स के ऑफिशियल्स के जो है अपने बाग के अंदर जो तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, वो बेबस होकर बैठे थे। वो कहते हैं कि मैंने 9 स्प्रे कर लिए हैं और मेरे बाग के अंदर तेला नहीं जा रहा, मैं क्या करूं? अगर वो कह सकते हैं मैं क्या करूं, तो आम ग्रोवर क्या करे, जिसको तो नॉलेज भी नहीं है, फैसिलिटीज़ भी नहीं है, उसकी असेस भी नहीं है इदारों तक भी, और जो इसके ऊपर रिसर्च के इदारे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, जो PhDs कर रहे हैं, उन तक भी असेस नहीं है। वो बेचारा तो वैसे पिसा हुआ है, अल्लाह के रहम करम के ऊपर वो दिया लगा के बैठा हुआ है। क्या करे इन हालात में? ज़ाहिर है ये परेशानी वाली बात। सर वही मैंने आपको बताया था कि इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करें आप। अकेला आप केमिकल के ऊपर रहेंगे तो केमिकल का ज़ाहिर सी बात आपकी प्रोडक्शन के जो कास्ट है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो भी इंक्रीज करती चली जाएगी। इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट, प्राइसेस बताई हैं भुट्टा साहब ने, वो देखिए अब मैं 3 स्प्रेज में 10 लाख पे गया बैठा हूँ, अभी एक रुपया नहीं है घर में। सर भुट्टा साहब मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मेरा जो जो मैं अभी तक जिस बात पर मैं फार्मर को या इवन आपको भुट्टा साहब को कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरा चौथा पॉइंट था। मैं उससे पहले मैनेजमेंट की तरफ लेके आ रहा हूँ। जब आप ये मैनेजमेंट नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, हम असल में जिस मरहले पर बैठे हैं ना, होना तो चाहिए था कि मैनेजमेंट होनी चाहिए। अब हम मैनेजमेंट के मरहले से बाहर निकल आए। बात दुरुस्त है, लेकिन अब आप ये भी देखें ना सर, ये जो माहौल के साथ साथ जैसे हम कोई चीज़ स्प्रे कर रहे होते हैं, आखिर वो भी जिंदा चीज़ है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपने एक थ्योरी पढ़ी हुई है, और हर किसी ने पढ़ी हुई है जो भी पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी तो है। अगर तेले ने भी तो जिंदगी अपनी चलानी है, उसने भी जीना है। नो डाउट कि हर केमिकल के खिलाफ रेजिस्टेंस आती है। आज पहले हम देखते थे, हम एक आम देसी चाय का कंसेप्ट था, किसी को बुखार हो जाता था लोग कहते थे चाय पिला दो, हकीम से जाके पत्ती लेके आते थे, लोग ठीक हो जाते थे। देन पेनाडोल का कंसेप्ट है, फिर आपकी एंटीबायोटिक्स आई, फिर आप देखें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन आई। इसी तरह यहाँ पर भी है, लेकिन हमारा ग्रोथ खुद रेजिस्टेंस डेवलप करवाता है ओवरडोज अप्लाई करके। ये भुट्टा साहब, अब जिन फ्रूट्स पर हमला हो चुका है, दरख्तों पर हमला हो चुका है, जाहिर है हमला तो हो चुका, हम उसको मैनेज भी कर रहे हैं जितना मैनेज होता है, लेकिन जाहिर है हमने फ्रूट उतारना है, मार्केट में जाके बेचना भी है। तो अब उसकी प्रेजेंटेशन बेहतर करने के लिए, जो नुकसान हो गया सो हो गया, प्रेजेंटेशन बेहतर करने के लिए और जो फ्रूट है उसका बेहतर मुआवजा हासिल करने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए आपने? सर इसमें प्रेजेंटेशन बेहतर करने के लिए कोई ऐसा हल नहीं है हमारे पास कि हम कहें कि उसकी शेप खराब हो जाएगी, उसकी शेनिंग खराब हो जाएगी, उसका टेक्सचर खराब हो जाएगा। जब भी पानी पड़ता है तो उससे जो ना इफेक्ट्स होता है वो, ठीक है ना। एक आम को धोने के बाद उसको पैक करेंगे तो उसका वो कलर भी नहीं आएगा, अच्छा, ठीक है ना। ये जो खराब होना था वो हो गया, जो बचा दास्तान सुना रहे हैं, नहीं वो जो बचा हुआ है, वो जो बचा हुआ है, अब ये तो नहीं कह सकते कि हम 100% ही सारा खराब हो गया है। वो जो 30-40% बचा हुआ है
उसमें से एक्सपोर्ट क्वालिटी निकलेगा आपका। और मैं उसमें से छांटी कर लेंगे, उसमें से छांटी होगी और वो मैक्सिमम छांटी निकलेगी। आपके पास इस हवाले से कोई ज़हन में तजवीज़ हो कि अब जो कुछ हो गया इसमें बचत कैसे की? नेक्स्ट तो यही है कि क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह टेम्परेचर राइज हो रहा है, इसका वैसे भी आगे इतना परेशानी वाली बात नहीं बनेगी इंशाल्लाह, होप सो, ठीक है, कि इसका अटैक वैसे भी कम हो जाएगा। लेकिन जो है इसका अटैक कम हो जाएगा। अच्छा ये भी है कि डैमेजेस हो गए उसको तो ठीक जो नहीं कर अगर सकेगा ना। टेम्परेचर रेज होता है तो उससे वो मेल्ट हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। इसका मतलब जितना डैमेज हो गया सो वो हो गया। अब नेक्स्ट ये है कि आगे महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद फार्मर को थोड़ा सा विजिलेंट रहना चाहिए कि जो बाकी बचा हुआ है उसे फ्रूट बोरर से बचा लें। ठीक है, फ्रूट बोरर से बचा लें ताकि मजीद जो बचा हुआ हमारा फ्रूट है वो हमारा अच्छी क्वालिटी का रहे। फिर नेक्स्ट हमारा आ रहा है हार्वेस्टिंग का टाइम। अब हार्वेस्टिंग करते हुए हमें टेक्निकली आएगा, फिर बात करेंगे। देखिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, प्रेजेंटेशन की बात थी ना, तो प्रेजेंटेशन के लिए यही था कि वो हार्वेस्टिंग के वक्त थोड़े से एहतियात करें, उसको ऐसे ना तोड़ें कि ऊपर चढ़ के मैंगो को हिलाना शुरू कर दिया, आम को नीचे टप गिरा। इस पर मजीद प्रोग्राम करेंगे, लोगों को गाइड करेंगे कि हार्वेस्टिंग आपने कैसे करनी है। आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने मैंगो पर बात की है, फसल पर इस दफ़ा तेले का हमला है, इससे कैसे बचना है उसके बारे में आपको आगाही दी है। कोशिश करें जो नुकसान हो गया, अब मज़ीद नुकसान से बचें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एहतियात से ही ठीक की जा सकती हैं, तो कोशिश किया करें कि वो कहते हैं ना जी, इलाज से एहतियात बेहतर है। तो बजाय इसके कि मामलात जो है आप मुकम्मल इलाज की तरफ ले जाएं, तो शुरू की जो मैनेजमेंट जिसको हम नाम दे रहे हैं वो करें, तो आपकी फसल महफूज रहेगी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।